हे एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक पाठशाला। माय नेम इज़ निकिता एंड स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्रीवियस वीडियो में मैंने यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस किया था और अब आज से हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे आज से हम जनरल फॉरेंसिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड आज इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेंसिक साइंस जो है ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसका क्या ओरिजिन है। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस ना दो वर्ड्स हैं इसमें, एक फॉरेंसिक है और दूसरा है साइंस। फॉरेंसिक जो वर्ड है ना ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड से आया है जिसे हम बोलते हैं फॉरेंसिस। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? एक लैटिन वर्ड से है जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेंसिस। फॉरेंसिस का मीनिंग होता है फोरम। ठीक है, फॉरेंसिस का मतलब होता है फोरम। ये जो फोरम वर्ड है, जब क्या होता था कि रोमन टाइम्स में ना लोग क्या करते थे कि एक प्लेस उनके होती थी, मतलब फोरम वो लोग यूज़ करते थे किस चीज़ को रेफ़र करने के लिए? एक प्लेस को रेफ़र करने के लिए जिसमें लोग असेंबल होते थे और स्पीचेस देते थे। ठीक है, और उसी प्लेस को लोग फोरम बोलते थे इन रोमन टाइम्स। ठीक है, अराउंड 17th सेंचुरी के अराउंड लोग ये वर्ड यूज़ करते थे फोरम, और यहीं से ओरिजिनेट हुआ फोरेंसिस एंड इस फोरेंसिस से आया फोरेंसिक। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें साइंस, तो साइंस भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस का क्या मतलब होता है? नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज इसमें हम क्या यूज करते हैं? साइंस के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, टू एक्वायर नॉलेज। अब इस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हम साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं या एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं, तो हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, और नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं साइंस। ठीक है, तो साइंस हमारी बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स प्लस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन है साइंस। ठीक है, इन्हें यूज करके हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं और हम इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, इसे भी और यहाँ से हम इसे कंबाइन करें, तो बनता है फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो अब हम फॉरेंसिक साइंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो फॉरेंसिक साइंस क्या हुई? ठीक है, एक फॉरेंसिक मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की एप्लीकेशन है इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स में, यानी जो फोरम था यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए लोग इकट्ठा होते थे, तो हम इसे बोल देंगे कि लीगल प्रोसीडिंग्स यहाँ से आएगा और साइंस यहाँ से। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो हम फॉरेंसिक को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू लीगल प्रोसीडिंग्स। एक चीज और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर एड ऑफ जस्टिस। ठीक है, या फिर टू एड जस्टिस। जस्टिस के लिए ही करते हैं हम, ताकि न्याय मिल सके।
जस्टिस। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन फॉरेंसिक साइंस की। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि फॉरेंसिक एक लैटिन वर्ड होता है फॉरेंसिस, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, फॉरेंसिस मीन्स फोरम। ठीक है, फोरम एक प्लेस होती थी वेयर पीपल असेंबल फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फॉरेंसिक का मतलब। दूसरा हम साइंस पे चले तो साइंस एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, विच इज नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय साइंटिफिक मेथड्स, यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, एक्सपेरिमेंट्स प्लस ऑब्जर्वेशन पे साइंस चलती है। ठीक है, अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, विच मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू लीगल प्रोसीडिंग्स टू एड जस्टिस। ठीक है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सिविल और क्रिमिनल केसेस फॉर द एड ऑफ जस्टिस या टू हेल्प जस्टिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरेंसिक साइंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर मैं फॉरेंसिक को सेंटर में रखूं, ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस हम इसमें क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्राइम की, ठीक है, दूसरी चीज क्रिमिनल, ठीक है, विक्टिम, क्राइम, क्रिमिनल, विक्टिम, वेपन ऑफ ऑफेंस, और यहां पे आ जाएगा प्लेस, या जिसे हम कह सकते हैं सीन ऑफ क्राइम या क्राइम सीन। ठीक है, और उसके बाद आएगा टाइम। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें फॉरेंसिक से जुड़ी हैं। ठीक है, कोई क्राइम होगा, ठीक है, उसको हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्राइम को स्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, अगर हमें अब वहाँ पे क्रिमिनल का पता करना है तो उसके लिए भी हमें फॉरेंसिक साइंस ज़रूरी है। ठीक है, विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें भी फॉरेंसिक साइंस लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम वेपन ऑफ ऑफेंस को भी फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से ही डिटरमाइन करेंगे, पता करेंगे। प्लेस यानी जो सीन ऑफ क्राइम होगा, या जो हम जिसे हम सीन ऑफ क्राइम या क्राइम सीन भी बोल देंगे। ठीक है, वो भी हमें फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, टाइम को भी हम फॉरेंसिक साइंस के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपस में लिंक करने के लिए भी हमें फॉरेंसिक की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। हम क्राइम को क्रिमिनल से लिंक कर सकते हैं, विक्टिम से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, हम वेपन ऑफ ऑफेंस, प्लेस, टाइम और क्राइम, मतलब एक पूरा सर्कल है ये जो फॉरेंसिक साइंस से जुड़ता है। ठीक है, तो ये था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, फॉरेंसिक के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में अगर हम देखें ना तो पहले क्या होता था कि जो फॉरेंसिक साइंस है ये इसकी जो टेक्निक्स थी ना वो इसकी खुद की नहीं थी, इसे बेचारी को उधार लेना पड़ता था। किससे उधार लेती थी, जो हमारी साइंस है ना उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना। तो साइंस की जो ब्रांचेज है ना, मेडिसिन होगी जैसे, तो इन सारी ब्रांचेज में जो टेक्निक्स यूज़ होती थी उन टेक्निक्स को उधार लेती थी फॉरेंसिक। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो उसके बाद फॉरेंसिक में भी एडवांसमेंट हुई। अब इसमें एडवांसमेंट के बाद कुछ ऐसी टेक्निक्स बन गई जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक की ही है। ठीक है, जैसे एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, अगर हम बात करें ओडोंटोलॉजी की, या फिर हम बात करें बाइट मार्क्स एनालिसिस, ठीक है, डिजिटल जो फोटोग्राफी होती है, साइबर क्राइम्स के, ये सारे फील्ड फॉरेंसिक के हैं फिर। ठीक है, दिस ऑल बिलोंग्स टू फॉरेंसिक अलोन। उससे पहले की टेक्निक्स जो साइंस की दूसरी ब्रांचेज हैं वहाँ से बोरो करती थी फॉरेंसिक। उसके बाद टाइम के साथ साथ इसमें भी चेंजेस हुए, एडवांसमेंट हुई, और एडवांसमेंट्स के साथ साथ काफ़ी सारी टेक्निक्स हुई इसकी जो खुद सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक की बिलोंग करती हैं, लाइक वॉइस एनालिसिस। ठीक है, वॉइस एनालिसिस भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आजकल फॉरेंसिक में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय की जाती है। अगर हम फॉरेंसिक साइंस की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स, दो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरेंसिक की। ठीक है, फर्स्ट इज
यहाँ पे लिख देती हूँ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी, एंड सेकेंड इज मल्टी प्रोफेशनल। मल्टी डिसिप्लिनरी हम कह सकते हैं, देखो फॉरेंसिक साइंस में क्या है ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो साइंस की जो ब्रांचेज है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है, मेडिसिन, सारे इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, इन सब का यूज़ होता है। तो इसी वजह से मल्टी डिसिप्लिन, ठीक है, डिफरेंट इसमें डिसिप्लिन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसी वजह से इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोफेशनल, देखो फॉरेंसिक क्या होती है, किसी एक इंसान पे, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होती। इसमें क्या होता है कि अगर जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट है वो डिपेंडेंट रहता है, एक साइड तो अगर हम देखते तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे ही डिपेंड करता है कि वो जो क्लूज़ लाता है, यानी जो एविडेंस होता है उसको किस तरह से पैक करवाता है, किस तरह से क्राइम सीन को सिक्योर करता है, ठीक है, कोई एविडेंस कंटेमिनेट ना हो तो उसकी पैकेजिंग ढंग से होनी चाहिए, ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहे, ये सारा काम होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, ठीक है। तो इस वजह से वो उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर एविडेंस ही ठीक नहीं आएगा, कंटेमिनेट होगा, तो रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे, चाहे फॉरेंसिक साइंटिस्ट कितनी भी कोशिश कर ले। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो कोर्ट्स होते हैं ना, काउंसिल, उन पे भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उनको भी नॉलेज अगर नहीं है पूरी तरह से, कोर्ट में जजेस को नॉलेज ही नहीं है अगर साइंस की, तो वो भी जो जस्टिस है उसको ठीक ढंग से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये एक मल्टी प्रोफेशनल होती है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीड्स, ठीक है, कि हमें फॉरेंसिक साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो हम अपने नीड्स की बात करते हैं, नीड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। हम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इसमें अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो कम से कम 90% की अगर हम बात करते हैं, 90% जो केसेस होते हैं जो एक्विटल्स में रह जाते हैं, यानी कि एक्विटल्स मतलब जो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो एक्यूज्ड होता है उसका गिल्ट प्रूफ नहीं हो पाता, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस या कुछ भी रीज़न हो जिसकी वजह से उसका गिल्ट प्रूफ नहीं होता एंड वो फ्री हो जाता है वहाँ से, ठीक है, वो गिल्ट ही उसका प्रूफ नहीं हुआ तो वो फ्री हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में भी एक नुकसान है, क्योंकि ऐसे लोग जो हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में वो क्राइम्स आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनह्यूमन मैनर में किए गए हों, ठीक है, तो वो चीज़ होती है, और इसकी वजह से अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है फॉरेंसिक की, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है हमारे क्रिमिनल डिलीवरी जस्टिस सिस्टम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस। दूसरी हम इसमें चीज़ देखें तो है हमारी साइंस एडवांसमेंट, साइंस एडवांसमेंट, ठीक है। अब साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई तो सोसाइटी भी पीछे नहीं रही है, सोसाइटी में भी कितने सारे चेंजेस हो गए हैं साइंस के एडवांसमेंट के साथ साथ, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमें फॉरेंसिक साइंस की ज़रूरत पड़ रही है। अब लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में बैठ के, ठीक है, यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर अगर मान लो कोई टेररिस्ट का ग्रुप भी भेज दिया और उसके बाद वहाँ से उसे गाइड करते हैं बाय यूजिंग सैटेलाइट, ठीक है, तो ये चीज़ भी साइंस एडवांसमेंट में आती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास पॉइंट आता है एनोनिमिटी, ठीक है, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी क्या होती है, एनोनिमिटी होता है कि मतलब जब एक पर्सन को उसके नाम से कोई जानता ही नहीं, ठीक है, उसके नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या होता है कि जैसे आजकल क्या हो रहा है सोसाइटीज़ में, जो मतलब पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरी अगर हम देखें तो क्विक ट्रांसपोर्ट्स हैं, हाँ, जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब, ठीक है, आजकल के टाइम में तो कहीं भी आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, ठीक है, तो क्रिमिनल जो है वो कोई भी क्राइम कमिट करके और विद इन आवर्स वो बहुत ज़्यादा कहीं पे भी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इतनी बड़ी बड़ी, कहीं पे भी जाके किसी भी सिटी के कॉर्नर में जाके छुप सकता है, ठीक है, खुद को हाइड कर सकता है ताकि वो इमीडिएटली उसको कोई भी पनिशमेंट ना मिले या इमीडिएट अरेस्ट ना हो,
ठीक है, एक एनोनिमस फिगर बन जाता है वहाँ पे जाके वो, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई जानता नहीं है। ठीक है, और दूसरा सोसाइटी में क्या है, लोग आजकल सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो गए हैं, तो लोगों को पता ही नहीं कि उनके आस पड़ोस में कौन रह रहा है, ठीक है, कौन है कौन नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये पता नहीं चलता हमें। तो क्या होता है, कई बार क्रिमिनल क्राइम कमिट करता है और हमें पता नहीं चलता। हमें पता लगता है तब तक वो क्रिमिनल बहुत दूर जा चुका होता है। वहाँ पे बॉडी अगर है जो कोई प्यूट्रीफाई होना स्टार्ट होती है, फाउल स्मेल आती है, तब हमें पता चलता है कि कोई क्राइम हुआ है, और तब तक जो क्रिमिनल है वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका होता है, किसी भी सिटी में कहीं पर भी जाके छुप जाता है, जिसको हम एनोनिमिटी बोलते हैं। ठीक है, एनोनिमस फिगर बन जाता है वहाँ पे, और उसको हम बोलते हैं एनोनिमिटी। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम कहेंगे टेक्निकल एडवांसमेंट या टेक्निकल नॉलेज। अब आजकल टेक्निक्स इतनी ज़्यादा आ गई है ना, ठीक है, एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, टेक्निकल नॉलेज जो है लोगों को वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोगों को बहुत नॉलेज हो गई है आजकल टेक्निकल। तो इसी तरह से क्रिमिनल भी है, उसे भी अब मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करने लगा क्राइम कमिट करने में। ठीक है, तो वो चीज़ें आती हैं टेक्निकल नॉलेज के अंदर, कि अब एक मॉडर्न क्रिमिनल को अगर पकड़ना है, क्रिमिनल भी मॉडर्न हो गया है, तो अगर मॉडर्न क्रिमिनल को पकड़ना है तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसे भी हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ, वाइड फील्ड। ठीक है, पहले जो क्राइम्स होते थे ना, ज़्यादातर हम लोकल लेवल पे क्राइम देखते थे। ठीक है, उसके बाद अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल, मतलब फील्ड भी बहुत बड़ा हो गया है क्राइम का। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे क्राइम होने लगे हैं, स्मगलिंग होती है। ठीक है, ड्रग अब्यूज़र्स वगैरह जो होते हैं, ये स्मगलिंग वगैरह में भी होता है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, फॉर्जरीज, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के केसेस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, साइंस एडवांसमेंट, एनोनिमिटी, टेक्निकल नॉलेज एंड वाइड फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ है चीज़ें जिनकी वजह से हमें फॉरेंसिक साइंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम अब लॉज डिस्कस करेंगे, जो हमारे 7 लॉज होते हैं फॉरेंसिक के अंदर, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लॉज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो लॉ है, इट इज लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी है, ये किसने दिया था, पॉल एल किर्क। ठीक है, पॉल एल किर्क ने दिया था लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेचुरल है या मैनमेड है, ठीक है, वेदर नेचुरल और मैनमेड, हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेदर नेचुरल और मैनमेड, ये अपने आप में क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसको ना ही तो नेचर जो होती है वो डुप्लीकेट करती है, नेचर इसे डुप्लीकेट नहीं करेगी, नॉर मैन कैन। ठीक है, तो इंसान भी नहीं कर सकता और नेचर भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं होती, सबका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो। ठीक है, अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी गिवन बाय पॉल एल किर्क। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल हम फिंगरप्रिंट का ले लेते हैं। फिंगरप्रिंट में क्या होता है कि हम सभी के फिंगरप्रिंट यूनिक है, इवन जो अगर कोई एक सेम इंडिविजुअल है उसके भी फिंगर्स में फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। ठीक है, हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमने किसी भी इंडिविजुअल से कहा कि वो एक इंक से, ठीक है, फिंगरप्रिंट ठीक है यूनिक होते हैं। अगर हमने बोला किसी एक इंडिविजुअल से कि वो अपने हाथ को पूरा एक इम्प्रेशन बनाए एक पेपर के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद हमने उसी चीज़ को रिपीट करवाया,
ठीक है, उसको सेम इंक दी, सेम पेपर दिया और उसे वही जो हाथ हमने पहले जिससे इम्प्रेशन हुआ है उसी हाथ से दोबारा बनाने को कहा, तो भी वो जो प्रिंट्स आएंगे वो सेम नहीं होंगे, वो भी यूनिक होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो ये होता है फिंगरप्रिंट, और यही यूनिकनेस जो होती है ना, इसी पे बेस्ड होती है फोरेंसिक। हर चीज़ में यूनिकनेस को ही देख के आइडेंटिफाई किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, तो यही होता है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। जो क्रिमिनल होगा वो यूनिक होगा, उसका जो वेपन जो वो यूज़ करेगा क्राइम करने के लिए वो यूनिक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस बेसिस पे। इसके बाद हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो वो है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्या कहता है कि हर एक चीज़, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, ये क्या बोलता है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज कि नथिंग इज परमानेंट। नथिंग इज परमानेंट, everything changes with passage of time. Everything changes with passage of time. ठीक है, ये है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ठीक है, अब हम देखें अगर जो हमारा सीन ऑफ क्राइम होता है, ठीक है, तो सीन ऑफ क्राइम भी टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, एविडेंसेस जो हैं कई बार वो कंटेमिनेट भी हो जाते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक नहीं अगर उन्हें कलेक्ट किया गया। ठीक है, तो जैसे देखो सीन ऑफ क्राइम जो हमारा है, ठीक है, सीन ऑफ क्राइम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कल्प्रिट की, ठीक है, या फिर हम वहां पे बात करते हैं वेदर कंडीशंस, या कुछ भी जो लिविंग बीइंग्स हैं या कुछ भी, ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं, तो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ इन सभी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। ठीक है, वेदर कंडीशंस भी सेम नहीं रहेंगी जैसे क्राइम के वक्त थी। ठीक है, उस टाइम डिफरेंट थी, बाद में हम देखेंगे तो डिफरेंट होंगी। ठीक है, सीन ऑफ क्राइम तो हो ही जाएगा डिफरेंट। ठीक है, एविडेंसेस वगैरह वहाँ पे जो कुछ भी होंगे वो अगर नहीं संभालेंगे तो उन्हें वो कंटेमिनेट हो सकते हैं, ऑब्स्क्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो और जो भी लिविंग चीज़ें होंगी उनमें चेंजेस आते हैं विथ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिले होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा डिले होगा क्राइम सीन को देखने में या सिक्योर करने में, या फिर हम वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करने में टाइम लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ही ज़्यादा जो हमारे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट्स के ऊपर, ये रिजल्ट को उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो वही है जो एविडेंसेस वगैरह हैं वो ख़राब हो जाएंगे तब तक, तो रिजल्ट में भी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। इसके बाद हम अपने थर्ड लॉ की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ में आता है लॉ प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसको हम लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। ठीक है, लोकार्ड क्या है, साइंटिस्ट का नाम है जिसने
एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, इनका नाम है एडवर्ड लोकार्ड। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि जब भी दो एंटाइटीज कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, whenever two entities come in contact there will be mutual exchange of traces। ठीक है, क्या होगा कि जब भी दो जो ऑब्जेक्ट हैं कोई भी वो कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, कोई भी एक चीज़ ये है एक चीज़ ये है, जब भी ये दोनों कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस बिटवीन दिस टू एंटाइटीज। ठीक है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ठीक है, ये दो एंटाइटीज हैं, इन दोनों के बीच में जब भी कांटेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस। ठीक है, अगर हम देखें तो एग्जांपल देखते हैं जैसे, तो अगर क्रिमिनल ने, ठीक है, अपना जो वेपन है, कोई भी उसका जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, उससे अगर वो हर्ट करने की कोशिश करता है विक्टिम को, ठीक है, उससे हर्ट करता है, तो क्या होगा कि जो वो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसके ऊपर कुछ ट्रेसेस विक्टिम से आ जाएंगे और विक्टिम के ऊपर कुछ ट्रेसेस उस वेपन के चले जाएंगे, तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होगा ट्रेसेस का। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज या फिर लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल गिवन बाय एडमंड लोकार्ड। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड लॉ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। Now, according to principle of comparison, only likes can be compared. Only likes can be compared. ठीक है, अगर ये बोलता है कि ना, अगर मान लो कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने एनालिसिस की और उसमें क्या हुआ कि उन्हें ये पता चला कि जो मर्डर है, कोई भी मर्डर हो गया है, तो वो मर्डर जो है वो किसी फायर आर्म से हुआ है। ठीक है, फायर आर्म का यूज़ किया गया है मर्डर करने के लिए, और अगर हम स्पेसिमेन या सैंपल उसके साथ कंपेयर करने के लिए कोई नाइफ भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो यूजलेस है। ठीक है, यानी जो लाइक चीज़ें हैं वही कंपेयर हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था कि अगर कोई क्राइम हुआ है और उसमें कोई मर्डर हुआ है, ठीक है, कोई मर्डर हुआ और उसके अंदर जो वेपन यूज़ किया गया, वेपन जो यूज़ किया गया वो कोई फायर आर्म यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कोई फायर आर्म वेपन है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और हमने क्या किया, कंपैरिजन के लिए जो सैंपल भेजा या जो स्पेसिमेन भेजा, कोई सैंपल या जो स्पेसिमेन था वो हमने क्या भेजा, नाइफ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यूजलेस हो गया, क्योंकि इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। मर्डर वेपन तो फायर आर्म है। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड, यानी जो सैंपल या स्पेसिमेन भेजे वो लाइक होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वैसे ये। ठीक है, इसे हम फोरेंसिक में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि ऑल आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, ठीक है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आर डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि सारी की सारी जो आइडेंटिफिकेशंस हम फोरेंसिक में करते हैं वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोर्ट्स में काम नहीं आता। ठीक है, वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं बोलते। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि जितने भी आइडेंटिफिकेशंस
हम करते हैं ऑल आइडेंटिफिकेशंस, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। कॉन्शियसली, unconsciously, done on the basis of probability, on the basis of probability। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है कोई, ठीक है, मैं बताती हूँ कि ये जो इवेंट है ना ये 100 बार हुई है, ठीक है, 100 टाइम्स ये इवेंट हुई है और अलग अलग तरीके से हुई है, इन मैनी वेज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, अलग अलग तरीकों से ये इवेंट जो है वो कोई वो 100 बार हुई है, ठीक है, 100 टाइम्स। तो मैं अगर इन वेज में से एक पर्टिकुलर वे सेलेक्ट करूँ, एक पर्टिकुलर वे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इसके कितने चांसेस होंगे कि ये जो इवेंट है इनमें से इस वे में ये इवेंट होने के कितने चांसेस हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई 25 बार हुई है, ठीक है, इस तरह से ये इवेंट जो है वो 25 बार हुई है 100 में से, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि 50 बार हुई है तो बोलो कि 50 बार ये इवेंट 100 में से इस पर्टिकुलर वे में हुई है, ठीक है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, यानी चांसेस ऑफ अकरेंस, कि कितने चांस हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर इवेंट है ये इस पर्टिकुलर वे में हुई है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम सारी आइडेंटिफिकेशंस करते हैं फोरेंसिक्स में। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑल आइडेंटिफिकेशंस डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, 6th लॉ, लॉ ऑफ circumstantial facts, law of circumstantial facts। ये लॉ क्या कहता है कि फैक्ट्स डू नॉट लाई बट मैन कैन डू, ठीक है, क्या कहता है, फैक्ट्स डू नॉट लाई मैन कैन डू, ठीक है, कि फैक्ट्स जो है वो तो झूठ नहीं बोलते, वो गलत नहीं होते, लेकिन इंसान हो सकता है, हम और आप तो झूठ बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो मैन कैन डू ये बोलता है लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो कि कोई ओरल एविडेंस है, ठीक है, कोई गवाही है जो है ना, कोई गवाही देने जा रहा है जो कोर्ट में, ठीक है, ओरल टेस्टिमनी, ओरल एविडेंस, अगर हम उसकी बात करते हैं तो क्या होता है कि अब इसे तो कोई डरा धमका के, ठीक है, या कोई पैसों का लालच दे के या किसी भी तरह से इसे तो चेंज करवाया जा सकता है ना, जो ये गवाही देने जा रहा है वो बदलवा के कुछ और बुलवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो वो, या फिर ये पैसों के लालच में आके खुद ही झूठ बोल दे, ठीक है, तो ये तो कर सकता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो नहीं करते, ठीक है। तो लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स इसी बात में एम्फेसिस करता है, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। उसके बाद हमारा लास्ट जो लॉ है लॉ ऑफ एनालिसिस, ठीक है, हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनालिसिस या प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, ठीक है।
ये क्या बोलता है, ठीक है, ये लॉ किस पे एम्फेसिस करता है, एम्फेसाइज ऑन किस पे, करेक्ट सैम्पलिंग, ठीक है, करेक्ट सैम्पलिंग और पैकिंग या हम प्रिजर्वेशन बोल सकते हैं ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर आपने सैम्पलिंग इनप्रॉपर कर दी, ठीक है, सैम्पलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, ठीक है, पैकेजिंग या प्रिजर्वेशन जो है एविडेंस का वो ठीक से नहीं किया गया, तो एनालिसिस जो होगी वो यूजलेस होगी। कितनी भी बेस्ट एनालिसिस आप लगाओ तो वो यूजलेस ही हो जाएगी। ठीक है, जब तक आप सैम्पलिंग और प्रिजर्वेशन या पैकिंग करेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप करेक्ट सैम्पलिंग नहीं कर रहे यानी इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग की गई है, अगर आप ढंग से पैकिंग या प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे एविडेंस की, ठीक है, प्रॉपर नहीं होगी, तो क्या होगा, कंटेमिनेशन। ठीक है, कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो कितनी भी बेस्ट एनालिसिस हो, कितनी भी बेस्ट एनालिसिस करेंगे अगर आप, तो भी क्या होगा, यूजलेस। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, किस बात पे जोर देता है कि करेक्ट सैम्पलिंग एंड पैकेजिंग प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। तो ये दोनों चीजें करेक्ट होंगी तो ही कोई एनालिसिस आगे यूजफुल होगी, वरना अगर इम्प्रॉपर सैम्पलिंग आप करते हैं या इसकी वजह से कंटेमिनेशन आ रहा है, ठीक है, तो जो बेस्ट एनालिसिस भी अगर आप एम्प्लॉय करें तो यूजलेस है। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो ये थे हमारे फोरेंसिक के 7 प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सारा जो भी हमने आज पढ़ा है आज की क्लास में, उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अब तक का सारा रिवाइज कर लेंगे, ताकि अगर आपके पास वक्त कम है तो अगर आप एक बार भी अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको यहीं पे ही क्लास में ही वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से सारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फोरेंसिक के बारे में पढ़ा कि फोरेंसिक जो है वो कहाँ से आई है, फोरेंसिक साइंस। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, हमने बताया था कि जो फोरेंसिक है ये एक लैटिन वर्ड से आई है। ठीक है, लैटिन वर्ड जो क्या होता है, फोरेंसिस। ठीक है, और फोरेंसिस कहाँ से आया है, फोरम। फोरम क्या होता था, एक प्लेस होती थी जहाँ पे लोग असेंबल होते थे फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, और साइंस, साइंस भी एक लैटिन वर्ड से आई है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, साइंस भी एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, नॉलेज से आई है। अब नॉलेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए भी यूज साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स। उसके अंदर हम इम्प्लॉय करते हैं एक्सपेरिमेंट्स प्लस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, इन दोनों चीजों को कंबाइन किया तो क्या बनता है, फोरेंसिक साइंस। ठीक है, तो फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशन यहाँ से हमने देखी थी कि क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये है फोरेंसिक साइंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन सिविल और क्रिमिनल केसेस टू एड जस्टिस। ठीक है, तो ये था फोरेंसिक साइंस। स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि हम फोरेंसिक साइंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल क्राइम, ठीक है, क्राइम सीन, टाइम, विक्टिम, इन सारी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो वो सब किसकी वजह से था, फोरेंसिक साइंस की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि फोरेंसिक साइंस की जो पहले टेक्निक्स थी वो इसे अपनी जो साइंसेस की ब्रांचेस हैं डिफरेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इनसे बोरो करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो क्या हुआ कि अब जो फोरेंसिक है उसकी खुद की ब्रांचेज हैं। ठीक है,
खुद की टेक्निक्स हैं, खुद के प्रोसेसेस हैं, खुद के मेथड हैं, खुद की ब्रांचेस हैं, लाइक एंथ्रोपोमेट्री, वॉइस एनालिसिस, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नीड पढ़ी फोरेंसिक साइंस की। क्यों पढ़ी, उसमें हमने कुछ 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। उनमें क्या क्या था, एनोनिमिटी, ठीक है। हमने पढ़ा साइंस की एडवांसमेंट, साइंस एडवांसमेंट। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा एनोनिमिटी, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था वाइड फील्ड, और फोर्थ क्या था, टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तो ये क्या थी फोरेंसिक साइंस की नीड्स, ये 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक है। साइंस के एडवांसमेंट में मैंने आपको बताया था वो मुंबई वाला एग्जांपल या कोई भी टेररिस्ट अटैक वाला एग्जांपल, इसमें बताया था कि सैटेलाइट का यूज़ करके कैसे करते हैं, गाइड किया जाता है टेररिस्ट ग्रुप्स को दूसरी कंट्रीज में भेजने के बाद। उसके बाद एनोनिमिटी में मैंने आपको बताया था कि हाई पॉपुलेशन की वजह से और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से क्रिमिनल जो होता है कैसे वो मतलब एस्केप कर जाता है फ्रॉम क्राइम सीन और इमीडिएट जो पनिशमेंट होती है उससे बच जाता है, ठीक है। वाइड फील्ड में मैंने बताया था कि जो लोकल पहले क्राइम्स हुआ करते हैं उसका जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लाइक स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह की वजह से वो बढ़ गए हैं, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज की बारे में बताया था कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई लोगों की, तो क्रिमिनल भी जो हो गया है वो मॉडर्न हो गया है, ठीक है। तो नीड पढ़ी। उसके बाद हमने फोरेंसिक के लॉज पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने 7 लॉ पढ़े, ठीक है। सबसे पहला लॉ हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर कि लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। उसके बाद था लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स, सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स, ठीक है। तो ये 7 लॉज हमने पढ़े थे। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी दिया था पॉल एल किर्क ने, और इसके अंदर में बताया था कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैन मेड हो या नेचुरल हो, वो अपने आप में इंडिविजुअल होता है। फिंगरप्रिंट का एग्जांपल दिया था। उसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है। एवरीथिंग चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, वेदर इट्स अ क्रिमिनल, विक्टिम, कोई भी लिविंग थिंग या कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, ठीक है, सीन ऑफ क्राइम, सब कुछ टाइम के साथ साथ चेंज होता है। उसके बाद लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर कोई भी इवेंट एक पर्टिकुलर वे में कितनी डिफरेंट वे में हुई है, नंबर ऑफ वेज में हुई है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर वे में उस इवेंट के होने के कितने चांसेस होते हैं, ठीक है। ऑल आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आर डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आया था प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि करेक्ट सैम्पलिंग और करेक्ट पैकेजिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज चाहे बेस्ट एनालिसिस हो लेकिन वो यूजलेस हो जाती है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सचेंज। लॉ ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि जब भी दो एंटाइटीज के बीच में दो एंटाइटीज कॉन्टेक्ट में आती हैं, देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हमने बोला ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है, कि और वो मर्डर वाला एग्जांपल यह था कि अगर मर्डर वेपन फायर आर्म है तो वहाँ पे नाइफ भेजने का कोई मतलब नहीं होता, वो यूजलेस है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स, मैन फैक्ट्स डू नॉट लाई बट मैन कैन डू,
ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस बताई यहाँ पे हमने, उस पर एम्फेसिस किया। तो ये थे 7 लॉज, ठीक है, नीड्स, फोरेंसिक साइंस का ओरिजिन। तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो भी जनरल फोरेंसिक्स का ही होगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।